Dear friends, today we are going to discuss one more important topic of history textbook for class 9. As you know that we are discussing socialism in Europe and the Russian Revolution. Clear? Um, टॉपिक टुडेज टॉपिक इज़ रशियन सोसाइटी। तो इससे पहले हमने रशियन इकॉनमी को डिस्कस किया था, तो आज हम इस वीडियो में रशियन सोसाइटी डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर? तो जब रशिया में रेवोल्यूशन आता है तो उस टाइम इतना सोशल कंडीशंस क्या थी रशिया की। क्लियर? तो हम आज इस पे बात कर लेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। वर्कर्स माइग्रेटेड फ्रॉम विलेजेस एंड सेटल्ड इन सिटीज़। जो वर्कर्स होते थे कि वर्कर्स विलेजेस से माइग्रेट होके सिटीज़ में रहने लगे। क्लियर? आप ये वर्कर्स क्यों मतलब विलेजेस से माइग्रेट होके सिटीज़ में रहने लगे, क्लियर, सिटीज़ में आने लगे। क्लियर? तो इसका पीछे क्या कारण है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो वर्कर्स का ताल्लुक है जहाँ तक है, तो पहले हम इस रशियन सोसाइटी में मतलब टाउन सिटीज़ की अर्बन एरियाज़ की बात कर लेंगे, फिर हम रूरल एरियाज़ की बात कर लेंगे। क्लियर? रूरल एरियाज़ में सोसाइटी किस टाइप की थी और अर्बन एरियाज़ में सोसाइटी किस टाइप की थी। तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेंगे अर्बन एरिया की। क्लियर? तो सिटीज़ एंड टाउन्स की। जो वर्कर्स थे वो विलेजेस से माइग्रेट होकर सिटीज़ में आने लगे। तो अब दे वर डिवाइडेड बाय स्किल, यानी वो स्किल्स के बुनियाद पे डिवाइडेड, किसके पास किस टाइप का आर्ट होता था। क्लियर? उस आर्ट उस स्किल के बुनियाद पे ये वर्कर्स आपस में डिवाइडेड थे। क्लियर? जैसा कि हम जो मेटल वर्कर्स वो वर्कर्स होते थे जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में काम करते थे। क्लियर? मेटल इंडस्ट्रीज में काम करते थे। तो ये जो मेटल वर्कर्स होते थे ये अपने आप को कंसिडर देमसेल्व्स एज एरिस्टोक्रेट्स, ये बाकी वर्कर्स से अपने आप को सुपीरियर मानते थे। क्लियर? क्योंकि उनके पास मतलब स्किल था, उनके पास आर्ट था टू वर्क इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। क्लियर? तो इस कारण ये अपने आप को बाकी वर्कर से मतलब सुपीरियर मानते थे। क्लियर? तो जहाँ तक वुमेन्स का ताल्लुक है कि वुमेन मेड अप ऑफ 33% ऑफ द फैक्ट्री लेबर। जो फैक्ट्रीज में लेबर्स काम करते थे तो उन में अगर हम वुमेन की कंट्रीब्यूशन की बात कर लेंगे तो उस फैक्ट्री लेबर फोर्स में वुमेन्स कितना कंट्रीब्यूट करते थे, 33%। क्लियर? यानी 33% वुमेन्स फैक्ट्रीज में काम करते थे। क्लियर? तो बट दे वर पेड लेस दैन मैन, लेकिन उन वुमेन्स को जो शाना बशाना मेल पर्सनस के साथ काम करते थे फैक्ट्रीज में, लेकिन उनको मतलब मेन के बनस्बत मेन के कंपैरिजन में बहुत कम वेजेस दिए जाते थे। क्लियर? तो ये सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन थी वहाँ पे कि अगर इक्वल वर्क की शुड बी गिवन इक्वल वेजेस। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं होता था मतलब रशिया में। नो डाउट डिवीजन वाज देयर बट वर्कर्स डिड नॉट यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क। क्लियर? अगर हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि डिवीजन तो हम वहाँ पे था, मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे वेजेस की जब बात आती है तो वहाँ पे मतलब डिवीजन था, डिस्क्रिमिनेशन थी, जहाँ पे वर्कर्स स्किल के बुनियाद पर डिवीजन था। लेकिन जब भी उनको किसी टाइम एम्प्लॉयर्स के ख़िलाफ़ या इंडस्ट्रियलिस्ट के ख़िलाफ़ स्ट्राइक करना होता था, अपनी डिमांड्स मनवानी होती थी, तो ये उस टाइम उन मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे कि उस डिवीज़न की तरफ नहीं जाते थे। क्लियर? उस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं जाते थे। क्लियर? ये उस टाइम इकट्ठे होके अपनी डिमांड्स मनवा ही लेते थे। क्लियर? तो अगेंस्ट एम्प्लॉयर्स ऑन द डिसमिसल ऑफ देयर डिमांड और वर्क कंडीशंस, यानी एम्प्लॉयर्स के खिलाफ जब भी उनको कोई प्रोटेस्ट करना होता था, अपनी डिमांड मनवानी होती थी, तो उस टाइम ये मतलब अपनी उस मतलब डिवीज़न की तो नहीं जाते थे। क्लियर? तो ये उस टाइम एक ही प्लेटफार्म पे आके प्रोटेस्ट करते थे। क्लियर? जैसे स्ट्राइक्स एज दे डिड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन 1896 टू 1897। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो उन्होंने इंडस्ट्री मतलब स्ट्राइक्स की थी, तो उन्होंने उस टाइम उस मतलब डिस्पैरिटी की तरह नहीं देखा, उस डिवीज़न की तरह नहीं देखा, कि उस डिफ्रेंसिएशन की तरह नहीं देखा कि 1896 में और 1897 में जो उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में प्रोटेस्ट की थी अगेंस्ट एम्प्लॉयर्स। क्लियर? क्योंकि उनकी कुछ ग्रीवेंसेस थी, उनकी कुछ मतलब प्रॉब्लम्स थी। क्लियर? जैसे मेटल इंडस्ट्री में एक और प्रोटेस्ट होती थी उन वर्कर्स के दौरान 1902 में। क्लियर? अब हम ये मतलब अर्बन एरियाज़ में मतलब सोसाइटी का ताल्लुक है कि अर्बन एरिया में किस टाइप की सोसाइटी थी। अब हम रूरल एरियाज़ पे आएंगे। तो पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, जैसा कि हम जानते हैं कि पीजेंट जो होते हैं कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड ही मतलब ज़्यादा अवेलेबल होती है। तो पीजेंट जो होते हैं ये लैंड का मोस्ट हिस्सा कल्टिवेट करते थे। क्लियर? लेकिन जो ये लैंड का जहाँ तक ताल्लुक है, ये लैंड मतलब बट मोस्ट
बट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ वर ओनड बाय, लेकिन जो विलेजेस में जो ज़्यादातर एसेट्स होती थी, प्रॉपर्टी होती थी या लैंड होती थी, वो उसके ओनर ज़्यादा नोबिलिटी क्लास होता था। क्लियर, उसके ओनर्स नोबल्स होते थे, मतलब द क्राउन होता था एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च। क्लियर, ये लोग उस प्रॉपर्टी के ओनर्स होते थे। क्लियर, अब जब हम देखेंगे कि लाइक वर्कर्स पीजेंट्स वर आल्सो डिवाइडेड, वर्कर्स की तरह विलेजेस में भी पीजेंट्स आपस में डिवाइडेड थे। वो किस बुनियाद पे, मतलब कुछ वर्कर्स के पास खुद की लैंड नहीं होती थी, वो नोबल्स के लैंड पे काम करते थे एज लेबरर्स। क्लियर, या चर्च जो लैंड ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास होता था उस लैंड पे मतलब एज लेबरर्स काम करते थे। कुछ पीजेंट्स के पास खुद की स्मॉल लैंड होती थी, छोटी लैंड होती थी, वो अपनी उस लैंड पे खुद काम करते थे। क्लियर, तो दिस टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन वाज प्रिवेलेंट इन पीजेंट्री। क्लियर, इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में जो पीजेंट्री मौजूद थी तो उस पीजेंट्री में इस टाइप की डिफरेंशिएशन मौजूद थी कि कुछ पीजेंट्स के पास खुद की लैंड होती थी, कुछ पीजेंट्स के पास मतलब को जो बाकी पीजेंट्स जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती थी वो दूसरे के लैंड्स पे काम करते थे। क्लियर, और जहाँ तक ये पीजेंट और दूसरी बात, एक और बात है यहाँ पे जो हमें पीजेंट्स से रिलेटेड समझनी है, वो ये है कि पीजेंट्स, द रशियन पीजेंट्स हैड नो रेस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। जो नोबिलिटी वहाँ पे थी तो रशियन पीजेंट्स को उस नोबिलिटी का कोई एहतराम नहीं होता था, कोई रेस्पेक्ट नहीं होता था। लेकिन अगर हम उसी कंपैरिजन में बात कर लेंगे द peasantry which was prevalent in France or in other European parts, तो उस पीजेंट्री के पास नोबिलिटी का रेस्पेक्ट होता था। क्लियर, जैसे हम फ्रेंच की बात कर लेंगे तो फ्रेंच में जो पीजेंट्री मौजूद थी वो उस दैट पीजेंट्री हैड रेस्पेक्ट फॉर द फ्रेंच नोबिलिटी। क्लियर, लेकिन जो रशिया में पीजेंट्री मौजूद थी दैट वेरी पीजेंट्री हैड नो रेस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। तो कारण क्या था? कारण सिंपली ये था कि जो नोबिलिटी रशिया फ्रांस में मौजूद थी दैट वेरी नोबिलिटी फॉट फॉर द राइट्स, फॉट फॉर द डिमांड्स ऑफ द पीजेंट्री। क्लियर, फ्रेंच पीजेंट्री, जो नोबिलिटी फ्रांस में मौजूद थी तो उस नोबिलिटी ने, फ्रेंच नोबिलिटी ने फ्रेंच पीजेंट्री के लिए फाइट किया। जैसे उसमें हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में, तो एबिसायस हमने पढ़ा, मीराबाइयो हमने पढ़ा है, दे वर फ्रॉम द नोबिलिटी क्लास, लेकिन दे फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द पीजेंट्री। क्लियर, तो जहाँ तक रशियन नोबिलिटी का ताल्लुक है तो रशियन नोबिलिटी ने मतलब पीजेंट्स के लिए मतलब कभी फाइट नहीं किया। क्लियर, तो दिस इज़ द डिफरेंशिएशन, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रशियन पीजेंट्री एंड द फ्रेंच पीजेंट्री। क्लियर, और एक दूसरी बात, जो रशियन पीजेंट्री जो थी, रशियन पीजेंट्री वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। जो रशियन पीजेंट्री थी वो ये चाहती थी कि जो लैंड नोबिलिटी के पास है दैट वेरी लैंड शुड बी गिवन टू देम, ये लैंड हमें मिलनी चाहिए। क्लियर, तो दैट इज़ वाई दे फ्रीक्वेंटली रिफ्यूज टू पे रेंट। वो मतलब अक्सर बेशतर ही मतलब इनकार करते थे रेंट पे करने से। क्लियर, और इवन दे मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, वो किसी टाइम लैंडलॉर्ड्स को भी मर्डर करते थे। क्लियर, तो एक और दूसरी बात जो हमें रशियन पीजेंट्री के बारे में समझनी है वो ये है कि वन थिंग वाज कॉमन इन रशियन पीजेंट्री, वो ये थी कि वो जितनी भी लैंड उनके पास होती थी वो कलेक्टिवली वो ओन करते थे, कलेक्टिवली वो कल्टिवेट करते थे रशियन पीजेंट्री, और फिर जो उसमें आउटपुट निकलता था, जो उसमें आउटपुट आता था, वो आउटपुट वो मतलब एज पर द नीड्स ऑफ द फैमिलीज वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे आपस में। क्लियर, कि किस फैमिली के पास कितनी नीड है तो उसको उसी नीड के अकॉर्डिंग वो देते थे। दिस वाज द यूनिक थिंग विच वाज प्रिवेलेंट इन रशियन सोसाइटी। क्लियर, तो वो लैंड को कलेक्टिवली कल्टिवेट करते थे, मतलब और उस मतलब कोऑपरेटिव्स जो रॉबर्ट ओन ने कंसेप्ट दिया था, कोऑपरेटिव्स होनी चाहिए। क्लियर, जितनी भी लैंड उनके पास होती थी कलेक्टिवली वो ओन करते थे, फिर ओन करने के बाद वो उसमें जो आउटपुट आता था वो आउटपुट वो एज पर द नीड्स ऑफ द फैमिलीज वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। क्लियर, तो दिस इज़ ऑल अबाउट रशियन सोसाइटी। आई होप दैट you have got this video too also. If you have any doubt, please let me know. Thank you.